हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। 2017 में जब ये नया लॉ आया था तो गवर्नमेंट का ये उद्देश्य था कि ऑल इंडिया बेसिस पर सेम तरह के रूल्स एप्लीकेबल कराएंगे। बट ड्यू टू वेरियस अमेंडमेंट्स एंड वेरियस चेंजेस इन द जीएसटी टिल डेट, अब कुछ ऐसा रिजल्टेंट जीएसटी सामने है कि यदि किसी बिजनेसमैन को नया बिजनेस स्टार्ट करना हो तो उसको ये समझने में कि उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना बहुत तकलीफ होती है। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि नए बिजनेस यूनिट्स के लिए ये बता पाऊं कि उनके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब अनिवार्य है और कब अनिवार्य नहीं है। मैं हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट दीप किंद्रा। आप बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जीएसटी में किस किस को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। तो यहां पर दो क्लासेस हैं। नंबर वन, इस तरह के लोग जो ऐसे गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं जिनके ऊपर जीएसटी लायबल ही नहीं है, जैसे कि पेट्रोल या अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये चीज़ें जीएसटी के दायरे के बाहर हैं। तो अगर आप इन चीज़ों में काम कर रहे हैं या इन चीज़ों की सप्लाई कर रहे हैं, इन दोज केसेस आपको रजिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं लेना। इसके अलावा वो लोग जो वो चीज़ों की सप्लाई कर रहे हैं या वो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं जो गवर्नमेंट ने निर्धारित करके एग्जेम्प्ट कर रखी हैं, तो यदि एग्जेम्प्टेड है तो भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। और यदि आप किसी ऐसी चीज़ में ट्रेड कर रहे हो जो जीएसटी के दायरे से बाहर है तब भी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। इसके अलावा जितने भी एग्रीकल्चरिस्ट हैं वो अपने ही फसल उगा के यदि बेचेंगे तो उनको भी रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद बात करते हैं कि कब आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। तो सबसे पहले समझेंगे कि टर्नओवर के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन कब लेना होता है। तो ऐसा है कि गवर्नमेंट ने थ्रेशोल्ड लिमिट्स बना रखी हैं। थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब वो लिमिट कि यदि आपका टर्नओवर दैट इज योर सेल पूरे साल में इस लिमिट को एक्सीड कर जाएगी तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बट दिस इज नॉट वेरी सिंपल, क्योंकि इसके भी 3 थ्रेशोल्ड हैं। और अगर मैं गुड्स और सर्विसेज की बात करूं तो टोटल 5 थ्रेशोल्ड हैं। अगर मैं सप्लाई ऑफ गुड्स की बात कर रहा हूं तो कुछ स्टेट्स में लिमिट जो थ्रेशोल्ड है दैट इज 10 लाख, कुछ स्टेट में दिस इज 20 लाख एंड कुछ स्टेट में दिस इज 40 लाख। सिमिलरली अगर मैं सर्विसेज की बात करूं तो कुछ स्टेट में ये 10 लाख है और कुछ स्टेट में ये 20 लाख है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में, और इसमें आइसक्रीम, टोबैको, पान मसाला इस तरह के प्रोडक्ट्स इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। इन पे ये वाली थ्रेशोल्ड लिमिट्स एप्लीकेबल नहीं होंगी। तो 10 लाख की लिमिट जो लगेगी मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा पे लगेगी। 20 लाख के लिए अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड एंड रिमेनिंग जितनी भी स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं उनके ऊपर 40 लाख लगेगी। एक बात और बताना चाहूंगा कि दिल्ली और पुडुचेरी को जीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में सेपरेट स्टेट माना जाता है, यूनियन टेरिटरीज नहीं माना जाता। इसके बाद यदि मैं बात करूं थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर पान मसाला टोबैको की, तो यहाँ पर जो लिमिट है वो 10 लाख और 20 लाख है। 10 लाख के में जो स्टेट्स आएंगी दैट इज मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। इसके अलावा जितनी भी स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं वो सभी की सभी के ऊपर 20 लाख की लिमिट है। मतलब यदि आप इन चीज़ों में काम कर रहे हो या इन चीज़ों की सप्लाई कर रहे हो तो एज सुन एज योर लिमिट एक्सीड्स 10 लाख और 20 लाख और 40 लाख एज द केस में भी, उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फिर हम बात कर लेते हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज के बारे में। सर्विसेज मतलब जैसे कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या कोई भी और प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या नॉन प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उस केसेस में क्या लिमिट रहती है। तो यहाँ पर जो लिमिट है वो 10 लाख और 20 लाख की है। यदि आप मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड या त्रिपुरा में काम कर रहे हैं तो आपके लिए लिमिट 10 लाख है। एंड यदि आप इनके अलावा कहीं भी पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं तो आपके लिए लिमिट 20 लाख है। फिर एक सवाल और आता है कि सर एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या एक्सक्लूड होगा, ये भी तो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जितनी टैक्सेबल सप्लाईज हैं वो आपके टर्नओवर में इंक्लूड की जाएंगी। यदि आप कोई एग्जेम्प्टेड सप्लाईज भी कर रहे हैं उसको भी आपके टर्नओवर का पार्ट बनाया जाएगा। बट उसके अंदर जैसे हम किसी की लेट पेमेंट के ऊपर उससे इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं उस वाले पोर्शन को छोड़ना है। अदरवाइज एग्जेम्प्टेड सप्लाई हो या टैक्सेबल सप्लाई हो, जीएसटी के लिए वो सप्लाई है और टर्नओवर की कैटेगरी में दोनों को एक साथ इंक्लूड किया जाएगा। इवन अगर आप गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्टेड गुड्स में जितना भी आपका सेल हुआ है टर्नओवर जिसको हम बोलते हैं वो भी इंक्लूड किया जाएगा। एंड इसके बाद सपोज कीजिए मेरी एक यूनिट सहारनपुर में है दैट इज उत्तर प्रदेश में, और एक यूनिट मेरी उत्तराखंड में है, देहरादून में हो सकता है मेरा बिजनेस हो। यदि मैं सहारनपुर से देहरादून माल भेज रहा हूं दैट इज इंटर स्टेट मूवमेंट, 2 स्टेट्स इन्वॉल्व हो गई, उत्तर प्रदेश से माल गया है उत्तराखंड तक।
इसको भी टर्नओवर माना जाएगा। तो जितनी वैल्यू ऑफ गुड्स यहां से वहां जाएंगे या वहां से यहां आएंगे, उसको मेरे बिजनेस के टर्नओवर में इंक्लूड किया जाएगा। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या चीज एक्सक्लूड होती है? तो बेसिकली सिर्फ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे जो मैं जीएसटी पे करता हूं वो इंक्लूड नहीं होता, उसके अलावा सब कुछ इंक्लूड होता है। अब यहां तो हमने समझा कि थ्रेशोल्ड लिमिट के केस में या आपकी अगर टर्नओवर एक लेवल से बढ़ गई है उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बट ऐसी भी कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं जिनके लिए कंपलसरी है कि आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नंबर 1, इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स। यदि आप किसी एक स्टेट से किसी दूसरी स्टेट में माल भिजवाएंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट योर टर्नओवर इज, आपको उससे पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बट इस केस में कुछ चीजें इंक्लूड नहीं होती, जैसे कि आप ऐसा मान के चलिए जो हैंडीक्राफ्ट वर्क है, जो प्रीडोमिनेटली हैंडमेड वर्कर्स होते हैं, या उनके लिए स्पेशलाइज्ड छूट है कि उनको इंटरस्टेट मूवमेंट में वो 20 लाख 40 लाख या 10 लाख के हिसाब से ही रजिस्ट्रेशन लेंगे। उनके ऊपर इंटरस्टेट मूवमेंट की वजह से जीएसटी रजिस्ट्रेशन का बर्डन नहीं डाला जाता। सिमिलरली जो सप्लायर ऑफ सर्विसेज हैं, सिर्फ सर्विसेज, फॉर एग्जांपल आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई हैव माय ऑफिस इन सहारनपुर, एंड अगर मैं किसी और स्टेट में जाकर सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं तो मेरे को भी इंटरस्टेट मूवमेंट की वजह से या इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज की वजह से जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। रादर किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को आवश्यकता नहीं है। सर्विस प्रोवाइडर्स के केस में 20 लाख या 10 लाख, वॉट एवर द लिमिट फॉल्स अपॉन यू, उस लिमिट के अकॉर्डिंग ही रजिस्ट्रेशन लेना है। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज की वजह से रजिस्ट्रेशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स। इसमें नॉर्मली कौन कवर होता है? जैसे इवेंट ऑर्गेनाइजर है। सपोज एक कंपनी दिल्ली में रजिस्टर है और उन्हें मुंबई जाके यदि कोई रजिस्ट्रेशन करना है तो लॉजिकली बिकॉज उनका प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस मुंबई पड़ रहा है तो उनको मुंबई में भी एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसके बाद आती है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन है, नॉर्मली जो जीएसटी पे करता है वो सर्विस प्रोवाइडर या गुड्स का जो सेलर होता है वो पे करता है गवर्नमेंट को। बट कुछ कुछ केसेस में गवर्नमेंट ने ऐसे रूल्स बना रखे हैं जहां पे रेसिपिएंट को जीएसटी पे करना पड़ता है। इसके लिए स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स हैं कि कौन से केसेस में रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा। तो रेसिपिएंट का टर्नओवर भले ही एक्सीड ना करे, लेकिन अगर रेसिपिएंट उस क्लास में फॉल करता है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सिमिलरली यदि कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन है और वो हिंदुस्तान में कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसको उस ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी लेना पड़ेगा, तो उसके लिए उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी अप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एनआरटीपी, दैट इज नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। फिर आते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर पे। अब ये कैसे होते हैं? फॉर एग्जांपल करते हैं कि कोई बैंक का हेड ऑफिस है या मे बी जोनल ऑफिस है, तो वो डायरेक्टली कोई सर्विसेज नहीं देता कस्टमर को, तो डायरेक्टली उनका टर्नओवर कुछ नहीं होता। बट ऐसा मान के चलते हैं कि किसी के बैंक के हेड ऑफिस ने किसी सॉफ्टवेयर कंपनी को पेमेंट करी है, मे बी 10 करोड़ की पेमेंट करी है, उसके ऊपर बहुत बड़ा एक जीएसटी का अमाउंट है। अब होगा क्या, वो जो हेड ऑफिस है वो उस रजिस्ट्रेशन या उस जीएसटी के अमाउंट को जोन्स को, रीजनल ऑफिसेस को या ब्रांच को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो देखा जाए तो एचओ की अपने आप में कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, बट क्योंकि उन्हें आगे इस क्रेडिट को ट्रांसफर करना है ब्रांचेस तक, तो उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। इन्हीं को बोलते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो इनका टर्नओवर कुछ हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनको रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। इसके बाद हम बात करेंगे ई कॉमर्स ऑपरेटर या एग्रीगेटर्स की। ये कौन होते हैं? सबसे सिंपल एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो जैसे कि Amazon या फ्लिपकार्ट, इनको एग्रीगेटर बोलते हैं बिकॉज बहुत सारे सप्लायर्स इनके थ्रू माल बेचते हैं, इसलिए इनको एग्रीगेटर बोला जाता है। इंडिया में यदि आप ई कॉमर्स रूट से या एज एन एग्रीगेटर अगर आप कोई भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज या गुड करना चाहते हैं तो आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। सिमिलरली यदि मैं Amazon के थ्रू काम करना चाहता हूं या Amazon पे अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करा के वहां से सेल करना चाहता हूं तो मेरे लिए भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। मैं बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के इन वेबसाइट्स पे या इन एग्रीगेटर्स के पास अपने आप को रजिस्टर ही नहीं करा पाऊंगा। तो इनकी प्री रिक्विजिट कंडीशन होती है कि आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। फिर गवर्नमेंट ने कुछ क्लास स्पेसिफाई कर रखी है, जिन लोगों को टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट करना है जीएसटी के तहत, उनको भी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। जैसे सपोज कीजिए कोई गवर्नमेंट कंपनी है या गवर्नमेंट एजेंसी है या गवर्नमेंट ऑफिस है जो कॉन्ट्रैक्ट्स देता है, तो नॉर्मली वो जीएसटी से बरी होता है, बट क्योंकि उनको कॉन्ट्रैक्टर्स का टीडीएस डिडक्ट करना होता है तो उस गवर्नमेंट ऑफिस को भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं उन
कंपनीज के बारे में जो विदेश में बैठी हैं बट उनके सॉफ्टवेयर इंडिया में चल रहे हैं। तो जीएसटी आने के बाद ये कंपलसरी किया गया कि कोई भी विदेशी कंपनी जिसका जो सॉफ्टवेयर के थ्रू सर्विसेज दे रही है या डेटा सर्विसेज दे रही है विदेश में बैठ के, उनको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और उनको भी हमें जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने इंडिया में अपने ऑफिसेज सेटअप कर लिए हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि ऐसी कोई कंपनी है जो विदेशी है और सॉफ्टवेयर सर्विसेज देती है और इंडिया में देती है, अगर उनका यहाँ पर ऑफिस नहीं भी है तब भी उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसके बाद कुछ जनरल क्वेरीज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या एनआरटीपी के केस में। तो इन केसेस में आपको अपनी सर्विसेज कमेंस करने से पहले या बेसिकली उस तरह की बिजनेस को कमेंस करने के 5 दिन एटलीस्ट पहले आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। और यदि आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या एनआरटीपी का कैटेगरी में फॉल नहीं करते, इसके अलावा आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के विद इन 30 डेज आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये कमाल की बात है इंडिया में कि वन नेशन वन टैक्स विद मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस। मतलब अगर मेरे को यूपी में काम करना है तो मेरे को एक रजिस्ट्रेशन यूपी में चाहिए। अब सपोज करो मैं महाराष्ट्र में भी काम करना चाहता हूं तो मुझे वहां एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मैं कर्नाटका में भी काम करना चाहता हूं तो वहां मुझे एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मैं दिल्ली में भी काम करना चाहता हूं तो वहां एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आता कि वन नेशन वन टैक्स का मतलब क्या हुआ जब एक ही एसएससी को मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लेने पड़ते हैं। बट वी कैन नॉट डू दिस इज द रूल। आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि ये रूल है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें देखे और एक सिंगल रजिस्ट्रेशन के ऊपर बिजनेसमैन को काम करने की अनुमति दे, सो दैट उनके लिए काम करना थोड़ा सा आसान हो जाए। और प्रॉब्लम सिर्फ रजिस्ट्रेशन लेने की नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि यदि आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं उसके बाद आपको सारी रिटर्न्स की कंप्लायंसेस भी हर स्टेट में अलग अलग पूरी करनी पड़ेंगी। तो इट बिकम्स वेरी कंबल्सम फॉर एनी बिजनेसमैन टू डू द बिजनेस। यदि आप सेम स्टेट में हैं, सपोज मैं उत्तर प्रदेश में हूं, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, मैंने अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म के लिए एक रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दिया। सपोज मैं कोई और डिफरेंट वर्टिकल में काम करना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल मैं कोई ऑनलाइन सर्विसेज देना चाहता हूं या मे बी कुछ भी और काम करना चाहता हूं। इट इज कंप्लीटली माय चॉइस कि मैं सेम जीएसटी नंबर के साथ दोनों काम करना चाह रहा हूं या दोनों के लिए एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहा हूं। तो सेम स्टेट में यदि आप दो डिफरेंट वर्टिकल्स में काम करेंगे तो दिस इज कंप्लीटली अप टू यू कि आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना है या एक ही रजिस्ट्रेशन में आप दोनों काम करना चाहते हैं। मेरा अनुरोध है कि आप जीएसटी नंबर लेने से पहले बहुत ध्यान से ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर एक्चुअली रजिस्ट्रेशन लेने की ऑब्लिगेशन आती भी है या नहीं आती। बिकॉज होता क्या है कि लोग बाग गलती से रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं या जल्दी जल्दी में रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं और बाद में वो सारी की सारी कंप्लायंसेस उनको फुलफिल करनी पड़ती है। इसके अलावा यदि कोई और पर्सन भी जो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करता बट यदि वो रजिस्ट्रेशन लेना चाहे तो ले सकता है, मनाही नहीं है। बट यदि रजिस्ट्रेशन लेंगे तो सारी ऑब्लिगेशन फुलफिल करनी पड़ेगी, उसकी एग्जेम्पशन आपको नहीं मिल पाएगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। यदि ऐसा है तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं जल्दी एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।